नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मातृभूमि खंड काव्य लेकर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। और इसमें से इसके 3 सारांश में से 3 सर्ग में से कोई सा एक सर्ग अवश्य आता है। ये 5 नंबर का आता है बेटा। तो यदि आप इसे बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे और एग्जाम में लिमिटेड शब्दों में लिखेंगे तो आपको 5 अंक पूरे मिलेंगे। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको अच्छी लगी या नहीं। चलिए, प्रथम सर्ग का नाम है बेटा संकल्प। आपको इसके सर्ग के नाम भी याद रखने हैं। क्या नाम है? संकल्प। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश, कथासार या कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो तब आपको संकल्प नाम सहित प्रथम सर्ग लिख के ये लिखना होगा। तो चलिए बेटा देखते हैं। देखिए, स्वाधीनता से पूर्व, स्वाधीनता क्या होती है? मतलब जब हम स्वतंत्र हुए। स्वाधीन जब हम स्वयं के अधीन है, जब हम स्वतंत्र हुए। पूर्व मतलब पहले, उससे पहले की ये बात है। स्वाधीनता से पूर्व भारतवर्ष की इस पवित्र धरती पर अंग्रेजों का साम्राज्य था। जब हम आजाद नहीं हुए थे उससे पहले भारत में किसका राज्य था बेटा? अंग्रेजों का साम्राज्य था। ब्रिटिश शासन के अन्याय तथा हिंसक अत्याचारों से भारत की जनता कर रह रही थी। ब्रिटिश शासन ने क्या कर रखा था? पूरे भारत पर अधिकार कर रखा था, अपने रूल रेगुलेशन चलाती थी और जो जनता थी वहां के साथ बहुत हिंसक प्रवृत्ति से पेश आती थी बेटा, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। देश के सभी उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए थे और किसानों को साधनहीन कर दिया गया था। देश के जितने भी उद्योग धंधे थे उन्होंने सब नष्ट कर दिए थे, कुछ अपने हाथों में ले लिए थे और जो किसान थी उनकी जमीन भी छीन ली थी, जिससे कि वो साधनहीन हो गए थे। उनके पास जीविका चलाने का कोई साधन नहीं था। राजवंशी भी अंग्रेजों के अनुयायी बनकर भोग विलास में डूब गए थे। अब जो उस समय के राजा लोग थे वो भोग विलास में डूब गए थे और क्या, अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे वो लोग भी। धीरे धीरे भारतीयों में चेतना उत्पन्न हुई। जब आप किसी चीज को बार बार प्रेस ही करते रहेंगे नीचे को, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो प्रतिक्रिया दिखाएगी। ऐसे ही भारत के लोगों के अंदर अब चेतना आने लगी। भारत की जनता अपनी जन्मभूमि की रक्षा व भारत को स्वतंत्र कराने के लिए तैयार होगी। भारत की सेना क्या, अपनी जहां उन्होंने जन्म लिया है उसकी रक्षा और उसे स्वतंत्र कराने के लिए तैयार हो गई थी। प्रतिरोध स्वरूप ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के विरुद्ध निर्ममता पूर्वक अपना दमन चक्र चलाया। भारतीयों के स्वतंत्र होने के इरादे को नाकाम करने के लिए उन्होंने अपना दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश काल के इसी दमन चक्र के समय चंद्रशेखर आजाद का नाम प्रकाश में है। जैसे ब्रिटिश सरकार अपने अत्याचार कर रही थी, उसी समय चंद्रशेखर आजाद का नाम भी प्रकाशन में आया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म झबरा गांव में हुआ था। क्या हुआ था बेटा? याद रखना, चंद्रशेखर आजाद का जन्म झबरा गांव में हुआ था। इस गांव में मुसलमान और भील जातियां रहती थी। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ यह बालक काशी नगरी में विद्या अध्ययन के लिए गया। कहाँ गए थे बेटा ये विद्या अध्ययन के लिए? काशी नगरी में। झबरा गांव में पैदा हुए थे, जहां पे कौन कौन रहते थे? भील जातियां रहती थी और मुस्लिम जातियां रहती थी। लेकिन ये ब्राह्मण के घर पैदा हुआ था और उसके बाद क्योंकि वो लोग अच्छे थे, उन्होंने पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा था? काशी विश्वविद्यालय में। काशी विद्यालय में गया था बेटा। छात्र चंद्रशेखर आजाद का हृदय अंग्रेजों के अत्याचारों से व्याकुल हो गया। जब चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि जो अंग्रेज है वो लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। इसी समय लंदन में बैठे बैठे ही मिस्टर रोलेट ने हिंदुस्तान को मिटाने के लिए रोलेट एक्ट बना डाला। लंदन में बैठे मिस्टर रोलेट ने एक रोलेट एक्ट बनाया। रोलेट एक्ट के अनुसार राष्ट्र भक्तों पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर दंडित किया जाता था। उसके अंदर क्या किया जाता था? जो लोग अपने देश को, भारत देश को आजाद करने के लिए कोई भी आंदोलन चलाया करते थे, कोई भी कार्य किया करते थे, तो वो क्या करते थे? उन्हें उठा के बंदी बना लिया करते थे। ठीक है, और उनपे क्या किया करते थे? अभियोग, मुकदमे चला दिया करते थे और उन्हें दंड दिया जाता था। इसकी जमानत के लिए भी कोई कानून नहीं बनाया गया था। और ऐसा नहीं था, अगर कोई एक बार इस कार्य को करता हुआ पकड़ा गया, अपने देश की रक्षा के लिए आवाज उठाता हुआ पकड़ा गया, उसे स्वतंत्र कराने के लिए, तो फिर उसकी जमानत भी नहीं हुआ करती थी। इस प्रकार की कानूनी धारा को तोड़ने का सभी ने प्रण कर लिया। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित की गई। पंजाब में विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया था। अब लोगों ने इस एक्ट के प्रति प्रतिक्रिया दिखाई और उन्होंने क्या किया? आंदोलन चलाने शुरू कर दिए। और पंजाब में तो बहुत अधिक उग्र रूप धारण कर लिया जनता ने कि इस एक्ट को लागू मत होने दो।
सन 1919 ईस्वी के अप्रैल माह में वैसाखी का पर्व था। जनता में आक्रोश व्याप्त था। जलियांवाला बाग की सभा में स्त्री पुरुष व बच्चे सभी शामिल थे। सभा में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। इसी बीच जनरल डायर के आदेशानुसार सभा पर गोलियों की वर्षा होने लगी। फलस्वरूप अनेक नर नारी सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सो गए। 1919 का जो अप्रैल में जलियांवाला कांड हुआ था, बाग में, जलियांवाले बाग में जो कांड हुआ था, वो सब लोगों को आज भी याद है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, वहां पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारी स्त्री, छोटे छोटे बच्चे और पुरुष, सब लोगों की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। अमृतसर का जलियांवाला बाग रक्त रंजित हो गया था, पूरा खून से सन गया था। जनरल डायर को इतने से भी संतोष न हुआ। उसने कितने ही नीर अपराधियों को हथकड़ियां लगवा दी, लेकिन जनरल डायर को अभी भी संतोष नहीं था। उसने ना जाने कितने नीर अपराधी लोगों को हथकड़ियां लगवा दी थी। अब जो इनका प्रथम सर्ग है बेटा, प्रथम सर्ग क्या था? प्रथम सर्ग था संकल्प। तब उन्होंने संकल्प किया था क्या, कि भारत देश को आजाद कराना। दूसरा सर्ग कौन सा आया? संघर्ष। जब आजादी के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे थे, तो आप याद रखेंगे, पहला संकल्प था और दूसरा संघर्ष। तो चलिए बेटा दूसरा सर्ग पढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु का उल्लेख करें, या सारांश का, कथा वस्तु का, जो भी कहें, आपको ये लिखना है। चलिए, आजाद संबंधनों से मुक्त होकर एक ही बंधन में बंध गए थे। अब चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया? पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी थी, सारे बंधन छोड़ दिए थे। अब वे केवल एक बंधन में बंध गए थे, और वह एकमात्र बंधन था राष्ट्रभक्ति का बंधन। आजाद के शौर्य को देखकर प्रकृति भी उन पर मोहित हो गई। आजाद इतने वीर बच्चे थे, क्योंकि किशोरावस्था के ही बच्चे थे, 15-16 साल के, कि जो ऐसा कहते हैं कि जो प्रकृति थी वो भी उनके ऊपर मोहित हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने युवकों में राष्ट्रीय चेतना की ज्वाला भड़का दी। जब असहयोग आंदोलन का ज्वर देश में मंद पड़ गया, तब ये सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गए। इन्होंने क्या बताया कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथ के सभी लोगों में, बड़े लोगों में, छोटे लोगों में, सबके अंदर भारत में स्वतंत्रता की जो ज्वाला थी, वो सभी लोगों में भड़का दी थी। पहले लोग असहयोग आंदोलन करते थे गांधी जी के साथ मिलकर, लेकिन अब बहुत सारे लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ भी क्रांति में जुट गए थे। और ये सशस्त्र क्रांति, यानी कि जो गांधी जी थे वो शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया करते थे, वो हिंसा नहीं किया करते थे, अहिंसा को अपना रास्ता बताते थे, कहते थे अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन जो चंद्रशेखर जी थे वो कहते थे केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिली, हमें कुछ रूप हिंसा का भी अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने सशस्त्र क्रांति करी, शस्त्रों के साथ क्रांति करी। इसके लिए इन्होंने पिस्तौल तथा बम का निर्माण कराया। इन वस्तुओं के लिए आजाद को धन की आवश्यकता पड़ी। अब पिस्तौल और बम कैसे बनेंगे? उसके लिए सामान की भी आवश्यकता पड़ेगी, और सामान के लिए धन की आवश्यकता। अतः उन्होंने सरकारी माल तथा खजानों को लुटवा लिया। अब क्या करा उन्होंने? सरकारी खजानों को लुटवाना प्रारंभ कर दिया। आजादी के युद्ध के लिए ड्राइवरी की आवश्यकता का अनुभव करते हुए उन्होंने मोटर गाड़ी की ड्राइवरी सीख ली। अब उन्हें लगा एक ड्राइवर भी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्राइवर गड़बड़ कर देते हैं और वो खुफिया एजेंट बन जाते हैं। तो उन्होंने खुद ही ड्राइवरी सीख ली। धन के लिए एक मठाधीश के शिष्य बन गए। अब धन की आवश्यकता थी तो मठाधीश के शिष्य बन गए। इन्होंने काकोरी के शासन का खजाना लूटा, जो एक साहसिक कदम था। इस कांड के दौरान बिस्मिल तथा अशफाक को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। बख्शी को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। 15 व्यक्तियों को 3-3 साल के कठोर जेल की सजा सुनाई गई। आजाद और भगत सिंह सरकार की आंखों से बच निकले। सन 1928 में साइमन कमीशन झगड़ों की जांच हेतु भारत आया। ये याद रखना बेटा डेट, ये 1928 में साइमन कमीशन झगड़ों की जांच हेतु भारत आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने साइमन कमीशन के विरोध में आवाज उठाई, जिससे उन पर लाठियों के प्रहार किया गया। भारतीय जनता क्षुब्ध हो चुकी थी, अतः जहां पर भी साइमन कमीशन पहुंचा, वहीं पर उसे जनता के बहिष्कार, आक्रोश तथा आवागमन का सामना करना पड़ा। लखनऊ में अंग्रेजों की लाठियों के प्रहार से जवाहरलाल नेहरू भी घायल हो गए थे। अब क्या हुआ कि लखनऊ में जब लाठी चली तो उससे जवाहरलाल नेहरू भी, वो क्योंकि वो भी आंदोलन में शामिल थे, तो जवाहरलाल नेहरू भी घायल हो गए थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय काले झंडों के साथ नारे लगा रहे थे। उन पर पुलिस अफसर स्कॉट ने निर्ममता पूर्वक लाठियों से प्रहार किए, जिससे घायल अवस्था में ही कुछ दिन पश्चात उनका देहांत हो गया। देखिए बेटा, ये बता रहे हैं कि जो अफसर थे पुलिस के स्कॉट, उन्होंने निर्ममता पूर्वक उनके ऊपर क्या किए? प्रहार किया, लाला लाजपत राय के ऊपर प्रहार किया, जिससे वो घायल हो गए और कुछ समय पश्चात उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही सारे राष्ट्र में शोक व्याप्त हो गया। इस समय पूर्वी भारत में चंद्रशेखर आजाद क्रांति की ज्वाला दहका रहे थे।
तो पंजाब और दिल्ली में भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह मेले में क्रांतिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए व्याकुल सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, यतीन्द्र, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु आदि सभी देशभक्त आए। सभी सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य की स्थापना की गई। इसके सभी सदस्य सेनानी व्यक्ति थे। आजाद इस सेना के नायक थे। एक दिन लाहौर के पुलिस कार्यालय में एक गोरा ऑफिसर निकला। एक दिन क्या हुआ बेटा कि लाहौर के पुलिस कार्यालय से एक गोरा ऑफिसर निकला। तभी सरदार भगत सिंह द्वारा गोलियों की वर्षा प्रारंभ कर दी गई। वह ऑफिसर लहूलुहान हो मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक पुलिसकर्मी ने भगत सिंह को देख लिया, परंतु आजाद ने उसे भी गोली का निशाना बना दिया। हालांकि एक जो पुलिसकर्मी था उसने भगत सिंह को देख लिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उसे अपनी गोली का निशाना बना दिया। अंग्रेज शासन इस घटना से भयभीत हुआ। अंग्रेज शासन क्या था, इस घटना से बहुत भयभीत हुआ। उनके द्वारा सभा में जनता रक्षा बिल लाने का प्रस्ताव रखा गया। विट्ठल भाई पटेल सभा अध्यक्ष में जनता रक्षा बिल लाने का प्रस्ताव रखा गया बेटा, और फिर विट्ठल भाई पटेल सभा अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं इसका विरोध किया। कुछ मास पश्चात वह बिल संसद में रखा गया। इस अवसर पर विट्ठल भाई पटेल ने मेरठ की घटना का ध्यान दिलाया और कहा कि यह बिल मेरठ की एक घटना के एक बिंदु पर आधारित है तथा क्या न्यायालय में अभियोग और बिल एक साथ रखे जा सकते हैं। इस तर्क के सामने अंग्रेजी सरकार निरुत्तर हो गई। इससे सरकार की नैतिक हार हुई। 8 अप्रैल को असेंबली में बमों का धमाका हुआ। 8 अप्रैल को क्या हुआ बेटा, असेंबली में बम फोड़े गए। संपूर्ण हॉल धुएं से भर गया। अंग्रेज होम मेंबर जमीन पर लेट गए और अपने सर्वनाश के विषय में सोचने लगे। बमों के धमाके के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नारे गूंज रहे थे। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के शौर्यपूर्ण कार्यों से भारत का कोना कोना निर्भीक हो गया था। वे मानवता के संत तथा शौर्य के समुद्र थे। उनके साहसपूर्ण बलिदान से भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया, लेकिन उनकी आंखें आंसू से भीगी हुई थी, क्योंकि दोनों वीर सैनिक स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्योछावर हो गए थे। अब क्या हुआ बेटा, बलिदान से जो हमारे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे उनकी मृत्यु हो गई। उनके बलिदान से भारत माता का मस्तक तो ऊंचा हो गया, लेकिन उनके आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि अब 2 वीर सैनिक हमारे बीच नहीं रहे थे। दोनों वीर सैनिक स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्योछावर हो गए थे। अब आजाद के कंधों पर ही स्वतंत्रता का संपूर्ण भार आ गया था। देखिए बेटा, पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तीनों वीर एक साथ थे। अब क्या हुआ, भगत सिंह की और बटुकेश्वर दत्त की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब सारा जो भार था वो चंद्रशेखर आजाद के कंधे पर ही आ गया था। स्वाभिमानी तथा देश के हित में लड़ने वाला वीर विजय तथा मृत्यु दोनों में से एक का ही वर्ण करता है। ऐसा कहते हैं बेटा, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं और जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, वो उन्हें या तो विजय प्राप्त होती है या फिर मृत्यु प्राप्त होती है। वो इन दोनों में से किसी एक चीज का ही वर्ण करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं बेटा तीसरा सर्ग। तीसरा सर्ग कौन सा है, बलिदान। पहला कौन सा था, संकल्प। उन्होंने संकल्प लिया था देश की हालत को देख के कि करना क्या है। दूसरे में संपूर्ण में उन्होंने संघर्ष किया और तीसरे में बलिदान दिया। अब देखते हैं बलिदान कैसे दिया उन्होंने। चलिए, प्रातःकाल में चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र रुद्र के साथ चिंतामग्न बैठे हुए हैं। आजाद कहते हैं, हम कब तक गुलाम खाने में बंद रहेंगे, क्योंकि वो छुपे हुए थे। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की मृत्यु हो गई, तो इस वजह से चंद्रशेखर आजाद को छुपा दिया गया था कि आप अभी कुछ दिनों तक सरकार की नजरों में ना ही आए। इस पर उसके मित्र समझाते हुए अपनी गतिविधियां बंद करो, तब अकस्मात ही विस्फोट करना ठीक होगा। उसे क्या कहते हैं कि अंधेरा समाप्त होगा। क्या कहते हैं, उसे समझाते हुए कहते हैं कि अंधेरा समाप्त होगा, लेकिन तुम स्वयं अपने को बचाए रखो। अभी क्या करो, तुम हमारी एकमात्र उम्मीद हो, तो तुम अपने आप को बचाए रखो तथा कुछ दिन अपनी गतिविधियां बंद रखो, अपने कार्य थोड़े दिन बंद रखो, तब अकस्मात ही विस्फोट करना ठीक होगा। अंग्रेज तुम्हारे पराक्रम को देखते रह जाएंगे। इस वार्तालाप के मध्य ही सूर्य भी उदित हो आता है। सूर्य की लाली में आजाद का मुख और भी लाल हो जाता है। वे कहते हैं कि मैं अंग्रेजों पर शासन करके ही रहूंगा। मुझे सेना के नायक युवकों को संगठित करना होगा। वो कहते हैं कि मैं अंग्रेजों को प्रशासन करके रहूंगा। एक तो देखो बेटा ये बात थी कि अंग्रेजों को भारत से भगाना था, एक दूसरी बात क्या थी कि उन्हें अपना गुलाम भी बनाना था। तो वो क्या कहते हैं कि मैं इनके ऊपर शासन करके ही रहूंगा। इसलिए वो अपने जैसे लोगों को, जो किशोर अवस्था के युवक थे जिनमें गर्म जोश खून था, उन्हें भारत माता की स्वतंत्रता के प्रति उनके अंदर चिंगारी जलाते हैं। अब एक दिन आजाद फूलबाग
की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया। अब क्या कर रहे थे, एक दिन जो चंद्रशेखर जी थे वो भाषण सुन रहे थे, वहीं पे एक विद्यार्थी खड़े थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें शांत किया और कहा, देखो आजाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनो, तुम इन बातों को मत सुनो। उन्हें भय था कि आजाद अभी सभा को भंग न कर दे, उन्हें भय था कि कभी ये आक्रोश ना आ जाए, इनमें जोश ना आ जाए और ये सभा को अभी भंग कर दे। लेकिन उनका यह विचार केवल भ्रम मात्र था। वे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए शासन से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे। लेकिन उनका क्या था बेटा, उनका जो ये भय था ये केवल एक भय ही था, एक भ्रम ही था। उन्हें पता था, चंद्रशेखर आजाद को पता था कि मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है ताकि मैं इस लड़ाई में लंबे दिनों तक रह सकूं। वे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए शासन से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे। आजाद कहते हैं कि मैं प्रयाग में जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहता हूँ, कानपुर में पार्टी के संकट की दशा को देखना चाहता हूँ, तब प्रयाग में इस संकट को दूर करने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं कानपुर में पार्टी के संकट की दशा को देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कोई भी काम करने के लिए सोचूंगा। प्रयाग के उत्तरी भाग में वृक्षों के नीचे आजाद मित्रों से वार्तालाप कर रहे थे। अल्फ्रेड पार्क के पास पुलिस की गाड़ी रुकी। आजाद ने भी मित्रों को विदा करके अपनी पिस्तौल में गोलियां भरी तथा पुलिस से मोड़ चल गया। अब आजाद ने क्या किया, जल्दी जल्दी, वो अल्फ्रेड पार्क में थे तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्हें पता चली कि शायद पुलिस आ गई है, उन्होंने जल्दी जल्दी अपने मित्रों को वहां से भगा दिया और फिर क्या किया, अपने मित्रों को विदा किया और पुलिस से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अपनी पिस्तौल की पहली गोली से उन्होंने एक देसी अफसर का जबड़ा तोड़ा। उन्होंने एक अंग्रेज अफसर का जबड़ा तोड़ दिया अपनी गोली से। अंग्रेज एसपी नाट बाबर इस दृश्य को देखता रह गया। तभी एसपी ने गोली चलाने के लिए वृक्ष की ओट ली। इस समय भारत की करोड़ों जनता का वह एकांगी सिपाही ही अंग्रेज सरकार का सामना कर रहा था। गोलियों की आवाज से सारा वातावरण गूंज उठा। 1 घंटे तक युद्ध चलता रहा। आजाद के पास जब अंतिम गोली शेष रह गई तो वे असमंजस्य में पड़ गए कि कहीं पुलिस के हाथों पकड़ा न जाऊं। अंत तक कुछ क्षण पश्चात आजाद ने वह गोली स्वयं ही अपनी कनपटी पर मार ली। देखिए बेटा, यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि आजाद के पास जब अंतिम गोली, एक गोली शेष रह गई थी तो वे असमंजस्य में पड़ गए, क्या कि कहीं मैं पुलिस के हाथों न पकड़ा जाऊं। अंततः कुछ क्षण पश्चात आजाद ने क्या किया, उस गोली को स्वयं की कनपटी पर ही चला ली। गोली लगने पर वीर आजाद धराशायी हो गए। उसकी इस साहसिक मृत्यु में भी अंग्रेज अफसर नाट बाबर को संदेह था। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ये मरा या नहीं मरा, एक गोली से मरने वाला वीर नहीं है ये। उसने जमीन पर गोली चलाकर यह जानना चाहा कि आजाद मृत है अथवा जीवित। संपूर्ण जनता आजाद की मृत्यु की घटना को सुनकर रुदन कर रही थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि चंद्रशेखर आजाद मारे गए, भारत के सभी लोग रोने लगे, क्योंकि वो स्वतंत्रता की एक चिंगारी थी, जीती जागती मिसाल थी। आजाद के साहस, आत्म बलिदान तथा शौर्य की स्मृति आज भी जनता के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल कर देती है। यही वह घटना है जिसने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है। धन्य है भारत माता का वह सपूत जिसने अपने प्राणपण से अपने आजाद नाम की सार्थकता को बनाए रखा। तो देखिए बेटा, इस तरह से मातृभूमि के लिए जो ये खंड काव्य, इसमें 3 सर्ग है। पहला संकल्प, दूसरा संघर्ष और तीसरा बलिदान। पहले में संकल्प लेते हैं चंद्रशेखर आजाद जब छोटे होते हैं, दूसरे में संघर्ष करते हैं और तीसरे में बलिदान दे देते हैं वो अपना। तो देखिए बेटा, हमारे देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी दे दी, जिनके नाम तक भी हम लोगों को नहीं पता है। तो ऐसे लोगों को सलाम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेटा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहे एजुकेशन नोट।